यदि आप इन्हें हिस्सेदारी नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपसे विद्रोह करेंगे, आपसे बगावत करेंगे। रणवीर सेना के सरगना दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थक भूमिहार गुट और भाकपा माले दोनों राजद की बात में खड़े हैं। कछुए पर जब कोई हमला होता है, जब उस पर संकट आता है, तो अपने जो सारे जो बाहर के जो पैर है, छोटे छोटे पैर होते हैं, वे अपनी खोपड़ी के अंदर में सिमट लेता है और वो सुरक्षित बच जाता है। तो मैं नीतीश कुमार के इस कदम को इसी तरीके से देखता हूं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी संभावना थोड़े दिनों पहले तक कम था, किंतु आगे कुछ ऐसा भी होने जा रहा है जिसके बारे में आज संभावना नहीं जताया जा रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार की चुप्पी और उनकी सधी हुई चाल को पढ़ने में आप यदि भूल कर रहे हैं तो बिहार की राजनीति को समझने में भूल कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को समझनी हो तो नीतीश कुमार की चाल को आपको ध्यान से देखना होगा, उनके संकेतों को समझना होगा, उन्हें आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। किंतु अप्रत्याशित रूप से जो भी हो रहा है वह यह है कि राष्ट्रीय जनता दल अगड़ी जातियों को लुभाने के लिए नया समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहा है और वह नारा A to Z का दे रहा है। लोगों को लग रहा है कि आखिर राजद ऐसा क्यों कर रहा है, राजद तो भाई अच्छा विचार है, A to Z की पार्टी है। और इसी आधार पर राजद के लोग, राजद के चिंतक महिमा मंडन कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व का। किंतु हकीकत क्या है A to Z का, इसे समझना होगा। देखिए, राजद का माय समीकरण सब लोग जानते हैं, यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण। लालू प्रसाद यादव ने 2005 के पहले खुद ही कहा था कि वो माय के लाल हैं, यानी मुसलमान और यादव। तब उनके बयान तमाम अखबारों में छपे थे। तो माय समीकरण में से एम बिखर गया है। यदि आप इसे देखना हो तो आप किशनगंज को देखिए, अररिया को देखिए, यानी सीमांचल को देखिए। वहां पर 24 विधानसभा सीटें हैं। 24 विधानसभा सीटों में से आधे पर मुस्लिम आबादी बहुतायत में है, यानी उनकी संख्या प्रभावी है। उन सीटों पर 5 ओवैसी के विधायक जीत कर आए और पांचों के पांचों मुसलमान हैं। कांग्रेस का मुसलमानों के प्रति प्रभाव और मुसलमानों का कांग्रेस के प्रति सोच, नीतीश कुमार के प्रति मुसलमानों का सॉफ्ट कॉर्नर और नीतीश कुमार का मुसलमानों पर प्रभाव, इन चीज़ों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और वहीं ओवैसी की जब पार्टी बिहार में बैठ कर ही चुकी है तो राजद का एम समीकरण तो बिखर ही गया है ना, यानी एम वाई से एम तो बिखर ही गया है ना। ऐसे में राजद सीधे यह नहीं बता रहा है कि उसके एम फैक्टर में तब्दीली आया है, बल्कि वो एम के क्षतिपूर्ति के लिए A to Z का नारा दे रहा है। यह राजनीतिक रूप से सही भी है, इसमें मतलब कोई भी नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इसका हकीकत है, उसे विश्लेषण जब हम करते हैं तो इसे ऐसे देखते हैं। कोई भी पार्टी, दुनिया में कोई भी पार्टी सभी वर्गों की पार्टी होने का दावा नहीं कर सकती, वो चाह कर भी नहीं कर सकती है। उसे एक लाइन तय करना होता है। लेकिन राजद A to Z होने का दावा कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसका कारण यही है, बिहार में दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ें जो घटित हो रही है वो ये है कि अति पिछड़े वर्ग की जातियां अब पिछड़े वर्ग अर्थात यादव, कुर्मी, कोयरी के नेतृत्व से अलग होकर, यूं कहिए कि बेचैन होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश के लिए संघर्ष कर रही है। और उनका समाज उनके नेतृत्व पर, यानी अति पिछड़े वर्ग का जो भी नेतृत्व है, उस पर मुहर भी लगा रहा है। बिहार में बोझा के रिजल्ट को ही देख लीजिए। वर्षों से, यानी करीब करीब 2014 से मुकेश सहनी संघर्ष कर रहे हैं मलाहों को लेकर के, निषादों के अधिकारों को लेकर के। वे मंत्री भी बनते हैं और फिर वे मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और फिर बोझा उपचुनाव लड़ते हैं। इस उपचुनाव में मलाह समुदाय जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ खड़ा होकर उनकी पार्टी वीआईपी के लिए सम्मानजनक लड़ाई सुनिश्चित करता है, ये काबिल तारीफ है।
उनके कैंडिडेट गीता कुमारी को 29,279 मत मिला। राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान को 82,562 मत मिला। बीजेपी के बेबी कुमारी को 45,909 मत मिला। यानी कह सकते हैं कि वीआईपी पार्टी जिसे माना जाता था कि ये लोग कुचल देंगे उन्हें राजनीतिक रूप से, उस पार्टी को 29,279 मत मिला, यानी सम्मानजनक स्थिति। इसका मतलब अति पिछड़ा वर्ग अपने नेतृत्व के साथ, अपनी जाति के नेतृत्व के साथ खड़ा है। उसके दो संदेश साफ हैं। अब अति पिछड़े वर्ग के लोग न तो राष्ट्रीय जनता दल, न ही जनता दल यूनाइटेड और न ही भाजपा अथवा किसी के लिए भी वो सीधी गाय नहीं है। उन्हें भागीदारी नहीं, हिस्सेदारी दीजिए। अब इन जातियों को परिवर्तन चाहिए, उसे सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। अब वो दिन गया जब कोई दल उन जातियों को पुछल्ला वोटर मानकर राजनीति करता था, वो दिन चला गया। लेकिन यह चेतावनी ओबीसी वर्ग के मजबूत जाति समुदायों के लिए भी है कि यदि आप सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे तो ये संख्या बल में कमजोर जातियां आपके साथ डीलिंग करने के लिए आपसे टेबल टॉक करेगी, ये आपके पीछे नहीं आएगी। आप पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी को ही देखिए। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के बारे में माना जाता है कि यह पार्टी मुसहरों पर प्रभाव रखती है। हकीकत यह है कि जीतन राम मांझी के पहले मुसहरों पर प्रभाव रखने में वामपंथी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल और भी दूसरे कई दल जो हैं मुसहरों पर प्रभाव रखते थे। अथवा ये जब दलित के खेमे में जब जाते थे तो दलितों में सबसे मजबूत जाति पासवान और चमार, दो जाति के लोग सबसे मजबूत माने जाते थे दलित वर्ग के अंदर में। यानी मुसहर भी इन्हीं जातियों के प्रतिनिधित्व की छाया में अपना प्रतिनिधित्व तलाशते थे। किंतु 2013 में जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उनका जदयू से झगड़ा होता है और वे मुख्यमंत्री पद से अलग होते हैं, उनका विवाद होता है। उसके बाद वे हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का गठन करते हैं। उनकी पार्टी बनाने के बाद में मगध क्षेत्र के जो मुसहर हैं, मगध क्षेत्र में जो मुसहर हैं, उन पर जीतन राम मांझी का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। अब वे, उनके पास विधायक हैं, वे बराबरी से बात करते हैं दूसरे दलों से। तो ये जो राजनीतिक संकेत हैं, इसे समझना सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों दोनों के लिए जरूरी है। यदि आप इन्हें हिस्सेदारी नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपसे विद्रोह करेंगे, आपसे बगावत करेंगे और आपसे स्वतंत्र रूप से बात करेंगे। तो बेहतर है कि ये आपसे बगावत करें, उससे पहले आप इन्हें हिस्सेदारी दीजिए, इन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दीजिए। बिहार के राजनीतिक दलों में ये दो धड़े यानी वीआईपी पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, ये दोनों धड़े बड़े दलों को साफ संकेत दे रहे हैं। उन्हें पिछलग्गू समझने की भूल मत कीजिए। यदि इनके संकेतों को पढ़ने में बड़े दलों के नेताओं ने भूल किया तो संभव है कि आगे आने वाले समय में कई और धड़े, इस तरह के जातीय धड़े या यूँ कहिए कि सामाजिक धड़े निकल सकते हैं और उनका उभार हो सकता है। बिहार में जो तीसरी बातें अप्रत्याशित ढंग से हो रही है वो यह है कि रणबीर सेना के सरगना दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थक भूमिहार गुट और भाकपा माले दोनों राजद की बात में खड़े हैं, यानी एक साथ खड़े हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल बार बार यह दावा ठोक रहा है कि वो अकेले दम पर सबको पराजित कर रहा है, जबकि हकीकत है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ भाकपा माले मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भाकपा माले के कैडर हर विधानसभा में 2000 5000 तो है ही। और इन दोनों दलों के गठबंधन होने के बाद दोनों दलों को फायदा मिला है। भाकपा माले के पास भी विधायकों की संख्या 3 से 12 हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, यानी विधानसभा में। तो दोनों दल एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। फिर ये स्थिति आई है कि तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में है। किंतु यदि
राजद बार बार ऐसा कह रहा है कि वो सबको अकेले परास्त कर रहा है, तो अपने सहयोगी यानी भाकपा माले का भी अपमान एक तरीके से कर रहा है। आपको लगता है कि भाकपा माले को ये बातें अखरती नहीं होंगी? बिल्कुल अखरती होंगी। अब स्थिति यह है कि भूमिहार गुट भी सामने आ गया है। वो भूमिहार गुट जो कभी स्वर्ण सेना के रूप में तो कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थक के रूप में विभिन्न अवसरों पर हुड़दंग मचाते आए हैं और वे खुलेआम समर्थन करते हैं कि नहीं भाई, ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जो किया वो सही किया, और भाकपा माले ब्रह्मेश्वर मुखिया की विरोधी लड़ाई लड़ने वाली। तो क्या लगता होगा आपको कि भाकपा माले इन चीज़ों को समझ नहीं रही होगी? उसे बुरा नहीं लगता होगा? बिल्कुल लगता होगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये स्थिति भाकपा माले बर्दाश्त करेगी? क्या रणबीर सेना के हिंसा के शिकार हुए दलित यह स्थिति बर्दाश्त करेंगे? यह नया समीकरण जो भूमाय समीकरण के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, आप कह सकते हैं कि उनके पास विकल्प क्या हो, लेकिन यदि विकल्प हो तो क्या होगा? इस सवाल में ही बिहार की भावी राजनीति छिपी हुई है। नीतीश कुमार थोड़े दिनों पहले नालंदा में अपनी निजी यात्रा पर थे और इस यात्रा का नाम दिया गया था जन संवाद यात्रा। वे इस यात्रा के द्वारा अपने लोगों से भावनात्मक लगाव मजबूत कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अपने पुराने लोगों से। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा यूं ही नहीं कर रहे थे, इसके पीछे भावी राजनीति छिपी हुई है। आप कछुए को देखते होंगे, कछुए पर जब कोई हमला होता है, जब उस पर संकट आता है, तो अपने जो सारे जो बाहर के जो पैर है, छोटे छोटे पैर होते हैं, वे अपनी खोपड़ी के अंदर में सिमट लेता है और वो सुरक्षित बच जाता है। तो मैं नीतीश कुमार के इस कदम को इसी तरीके से देखता हूँ। फिर मुकेश सहनी का नीतीश कुमार के प्रति प्रशंसा करना, नरम रुख रखना, जीतन राम मांझी का भाजपा पर निशाना साधना, नीतीश कुमार के प्रति नरम रुख रखना, और राष्ट्रीय जनता दल से अलग हटकर कांग्रेस का बार बार चुनाव लड़ना, यह भविष्य के लिए एक नए समीकरण गढ़ने का संकेत देता है। हो सकता है कि अगले चुनाव में यदि भाजपा से नीतीश कुमार अलग हुए तो एक नई धुरी बिहार में दिख सकती है। एक चीजें और बिहार में हो रहा है, उसे आप देखिए, ध्यान से देखिए, और वो बिना ठोस कारण के हो रहा है। यह हो रहा है क्या कि नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की खबर मीडिया में और खास करके डिजिटल मीडिया में बार बार चल रही है, और एक तरीके से खबरें जो है वो प्लांट की गई खबरें लगती है। इस खबर का जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कड़ा प्रतिकार किए जाने के बाद खबर बंद हो जाता है, लेकिन फिर से यह खबर शुरू हो गया है और रुक रुक कर यह खबर फिर से शुरू हो रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे, नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। सवाल है कि जो दूसरों को राज्यसभा में भेजता हो उसे राज्यसभा में कौन भेजेगा? उनका अपना दल है, वो बड़े नेता है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ माइंड गेम खेल रही है, जिसका अंजाम बिहार में नए राजनीतिक समीकरण के रूप में ले सकता है। बिहार में नए समीकरण यदि गढ़े जाएं तो उसमें नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, कांग्रेस और संभव है कि वाम दल भी आ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।